नमस्कार। आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता। तो अब तक आपने जाना कि किस तरह चालाकी से तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह से शिकार के लिए 8 दिन की छुट्टी ले ली है और थोड़े से अपने दिली आदमियों को, जो खास उन्हीं के खिदमती थे और उनकी जान से ज्यादा चाहते थे, ले रवाना हुए हैं। अब उन्होंने नौगढ़ और विजयगढ़ के सिवाने पर डेरा डाल दिया है ताकि वहां से किसी भी तरह करके चंद्रकांता से मुलाकात हो सके। तो आइए सुनते हैं उपन्यास का अगला भाग मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। अहमद के पकड़े जाने से नाजिम बहुत उदास हो गया और क्रूर सिंह को तो अपनी ही फिक्र पड़ गई कि कहीं तेज सिंह मुझको भी ना पकड़ ले जाए। इस खौफ से वह हरदम चौकन्ना रहता था, मगर महाराज जयसिंह के दरबार में रो जाता और वीरेंद्र सिंह के प्रति उनको भड़काया करता। एक दिन नाजिम ने क्रूर सिंह को यह सलाह दी कि जिस तरह हो सके अपने बाप कुपत सिंह को मार डालो। उसके मरने के बाद जयसिंह जरूर तुमको मंत्री बनाएंगे। उस वक्त तुम्हारी हुकूमत हो जाने से सब काम बहुत जल्द होगा। आखिर क्रूर सिंह ने जहर दिलवाकर अपने बाप को मरवा डाला। महाराज ने कुपत सिंह के मरने पर अफसोस किया और कई दिन तक दरबार में न आए। शहर में भी कुपत सिंह के मरने का गम छा गया। क्रूर सिंह ने जाहिर में अपने बाप के मरने का भारी मातम किया और 12 रोज के वास्ते अलग बिस्तर जमाया। दिन भर तो अपने बाप को रोता, पर रात को नाजिम के साथ बैठकर चंद्रकांता से मिलने तथा तेज सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार करने की फिक्र करता। इन्हीं दिनों वीरेंद्र सिंह ने भी शिकार के बहाने विजयगढ़ की सरहद पर खेमा डाल दिया था, जिसकी खबर नाजिम ने क्रूर सिंह को पहुंचाई और कहा, वीरेंद्र सिंह जरूर चंद्रकांता की फिक्र में आया है। अफसोस इस समय अहमद ना हुआ, नहीं तो बड़ा काम निकलता। खैर, देखा जाएगा। वह कह क्रूर सिंह से विदा हो बालादावी के वास्ते चला गया। तेज सिंह वीरेंद्र सिंह से रुखसत हो विजयगढ़ पहुंचे और मंत्री के मरने तथा शहर भर में गम छाने का हाल लेकर वीरेंद्र सिंह के पास लौट आए। ये भी खबर लाए कि 2 दिन तक सूतक निकल जाने पर महाराज जयसिंह क्रूर को अपना दीवान बनाएंगे। वीरेंद्र सिंह, देखो, क्रूर ने अपने बाप को मार डाला। अगर राजा को भी मार डाले तो ऐसे आदमी का क्या ठिकाना। तेज सिंह, हाँ सच है, वह नालायक जहां तक भी होगा राजा पर भी बहुत जल्द हाथ फेरेगा। अस्तु, अब मैं 2 दिन चंद्रकांता के महल में ना जाकर दरबार ही का हालचाल लूंगा। हाँ, इस बीच में अगर मौका मिल जाए तो देखा जाएगा। वीरेंद्र सिंह, सो सब कुछ नहीं, चाहे जो हो, आज मैं चंद्रकांता से जरूर मुलाकात करूंगा। तेज सिंह, आप जल्दी ना करें, जल्दी ही सब कामों को बिगाड़ती है। वीरेंद्र, जो भी हो, मैं तो जरूर जाऊंगा। तेज सिंह ने बहुत समझाया, मगर चंद्रकांता की जुदाई में उनको भला बुरा क्या समझ आता था। उनकी एक न माने और चलने के लिए तैयार हो गए। आखिर तेज सिंह ने कहा, खैर, नहीं मानते तो चलिए, जब आपकी मर्जी ऐसी है तो हम क्या करें, जो कुछ होगा देखा जाएगा। शाम के वक्त ये दोनों टहलने के लिए खेमे के बाहर निकले और अपने प्यादों से कह गए कि अगर हम लोगों के आने में देर हो तो घबराना मत। टहलते हुए दोनों विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। कुछ रात गई होगी जब चंद्रकांता के उसी नजरबाग के पास पहुंचे, जिसका हाल हम पहले ही सुना चुके हैं। रात अंधेरी थी, इसलिए इन दोनों को बाग में जाने के लिए कोई आश्चर्य न करना पड़ा। पहरे वालों को बचाकर कमन फेंका और उसके जरिए बाग के अंदर एक घने पेड़ के नीचे खड़े हो इधर उधर निगाह दौड़ाकर देखने लगे।
बाग के बीचों बीच संगमरमर के एक साफ चिकने चबूतरे पर मोमी शामदान जल रहा था। चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी बातें कर रही थी। चपला बातें भी करती जाती थी और इधर उधर तेजी के साथ निगाह भी दौड़ा रही थी। चंद्रकांता को देखते ही वीरेंद्र सिंह का अजब हाल हो गया। बदन में कंपकपी होने लगी, यहां तक कि बेहोश होकर गिर पड़े। मगर वीरेंद्र सिंह की ये हालत देख तेज सिंह पर कोई प्रभाव न हुआ। झट अपने अयारी बटुए से लखलखा निकालकर सुंघा दिया और होश में लाकर कहा, देखिए, दूसरे के मकान में आपको इस तरह बेसुध न होना चाहिए। अब आप अपने को संभालिए और इसी जगह ठहरिए। मैं जाकर बात कराऊं, तब आपको ले चलूं। ये कहकर उन्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ उस जगह ले गए जहां चंद्रकांता, चपला और चंपा बैठी थी। तेज सिंह को देखते ही चंद्रकांता बोली, क्यों जी, इतने दिन कहाँ रहे? क्या इसी का नाम मुरव्वत है? अब के आए तो अकेले ही आए? वाह, ऐसा ही था तो हाथ में चूड़ी पहन लेते। शर्मिंदा होकर होने की डींग क्यों मारते हो? जब उनकी मोहब्बत का यही हाल है तो मैं जीकर क्या करूंगी? कहकर चंद्रकांता रोने लगी, यहाँ तक कि हिचकी बंध गई। तेज सिंह उसकी हालत देख बहुत घबराए और बोले, बस इसी को नादानी कहते हैं। अच्छी तरह हाल भी ना पूछा और लगी रोने। ऐसा ही है तो उनको लिए आता हूं। ये कहकर तेज सिंह वहां गए जहां वीरेंद्र सिंह को छोड़ा था और उनको अपने साथ ले चंद्रकांता के पास लौटे। चंद्रकांता वीरेंद्र सिंह के मिलने से बड़ी खुश हुई। दोनों मिलकर खूब रोए, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। मगर थोड़ी देर बाद होश में आ गए और आपस में शिकायत मिली मोहब्बत बात करने लगे। अब जमाने का उलटफेर देखिए, घूमता फिरता टोह लगाता नाजिम भी उसी जगह आ पहुंचा और दूर से इन सभी की खुशी भरी मजलिस देखकर जल मरा। तुरंत ही लौटकर क्रूर सिंह के पास पहुंचा। क्रूर सिंह ने नाजिम को घबराया हुआ देखा और पूछा, क्यों, क्या बात है जो तुम इतना घबराए हो? नाजिम, है क्या, जो मैं सोचता था वही हुआ। यही वक्त चालाकी का है। अगर अब भी कुछ ना बन पड़ा तो बस तुम्हारी किस्मत फूट गई, ऐसा ही समझना पड़ेगा। क्रूर सिंह, तुम्हारी बातें तो कुछ समझ में नहीं आती, खुलासा कहो क्या बात है? नाजिम, खुलासा बस यही है कि वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता के पास पहुंच गया है और इस समय बाग में हंसी के कहकहे उड़ रहे हैं। ये सुनते ही क्रूर सिंह की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दुनिया उदास मालूम होने लगी। कहाँ तो बाप के जाहिरी गम में वह सर मुड़ाए बरसाती मेढक बना बैठा था। तेरा रोज कहीं बाहर जाना हो ही नहीं सकता था। मगर इस खबर ने उसको अपने आपे में ना रहने दिया। फौरन उठ खड़ा हुआ और उसी तरह नंग धड़ंग औंधी हांडी सांसें लिए महाराज जयसिंह के पास पहुंच गया। जयसिंह क्रूर सिंह को इस तरह आया देख हैरान होकर बोले, क्रूर सिंह, सूतक और बाप का गम छोड़कर तुम्हारा इस तरह आना मुझको हैरानी में डाल रहा है। क्रूर सिंह, महाराज, हमारे बाप तो आप हैं, उन्होंने तो पैदा किया है, परवरिश आपकी बदौलत होती है। जब आपकी इज्जत में बट्टा लगा तो मेरी जिंदगी किस काम की है और मैं किस लायक गिना जाऊंगा? जय सिंह, क्रूर सिंह, ऐसा कौन है जो हमारी इज्जत बिगाड़े? क्रूर सिंह, एक अदना आदमी है। जय सिंह, जल्दी बताओ वह कौन है जिसके सिर पर मौत सवार हुई है? क्रूर सिंह, वीरेंद्र सिंह। जय सिंह, उसकी क्या मजाल जो मेरा मुकाबला करे? इज्जत बिगाड़ना तो दूर की बात है। तुम्हारी बात कुछ समझ में नहीं आती। साफ साफ जल्द जल्द बताओ क्या बात है? वीरेंद्र सिंह कहाँ है? क्रूर सिंह, आपके चोर महल के बाग में। ये सुनते ही महाराज का बदन मारे गुस्से के कांपने लगा। तड़प कर हुक्म दिया, अभी जाकर बाग को घेर लो, मैं कोर्ट की राह वहां आता हूं। वीरेंद्र सिंह चंद्रकांता से मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। चपला से तेज सिंह उलझ रहे हैं। चंपा बेचारी इन लोगों का मुंह ताक रही है।
अचानक एक काला कलूटा आदमी सिर से पैर तक आबनूस का कुंदा, लाल लाल आंखें, लंगोटा कसे, उछलता कूदता इस सब के बीच में आ खड़ा हुआ। पहले तो ऊपर से नीचे के नीचे दांत खोल तेजी की तरफ दिखाया, तब बोला, खबरी भई राजा को तुमने सुनो गुरुजी मेरे। इसके बाद उछलता कूदता चला गया। जती दफा चंपा की टांग पकड़ थोड़ी दूर घसीटता ले गया, आखिर छोड़ दिया। ये देख सब हैरान हो गए और डरे कि ये पिशाच कहाँ से आ गया। चंपा बेचारी तो चिल्ला उठी, मगर तेज सिंह फौरन उठ खड़े हुए और वीरेंद्र सिंह का हाथ पकड़ के बोले, चलो जल्दी उठो, अब बैठने का मौका नहीं। चंद्रकांता की तरफ देख कर बोले, हम लोगों के जल्दी चले जाने का रंज तुम मत करना, और जब तक महाराज यहाँ ना आए इसी तरह सबकी सब बैठी रहना। चंद्रकांता, इतनी जल्दी करने का सबब क्या है, और ये कौन था जिसकी बात सुनकर भागना पड़ा? तेज सिंह, अब बात करने का मौका नहीं रहा। ये कहकर वीरेंद्र सिंह को जबरदस्ती उठाया और साथ ले कबंध के जरिए बाग के बाहर हो गए। चंद्रकांता को वीरेंद्र सिंह का इस तरह चला जाना बहुत बुरा मालूम हुआ। आंखों में आंसू भर चपला से बोली, ये क्या तमाशा हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। उस पिशाच को देखकर मैं कैसे डरी। मेरे कलेजे पर हाथ रखकर तो देखो, अभी तक धड़धड़ा रहा है। तुमने क्या ख्याल किया? चपला ने कहा, कुछ ठीक समझ में नहीं आता। हाँ, इतना जरूर है कि इस समय वीरेंद्र सिंह के यहाँ आने की खबर महाराज को हो गई है, वह जरूर आते होंगे। चंपा बोली, ना मालूम मुए को मुझसे क्या दुश्मनी थी। चंपा की बात पर चपला को हंसी आ गई, मगर हैरान थी कि ये क्या खेल हो गया। थोड़ी देर तक इसी तरह की ताज्जुब भरी बातें होती रही। इतनी में ही बाग की चारों तरफ शोरगुल की आवाजें आने लगी। चपला ने कहा, रंग बुरे नजर आने लगे, मालूम होता है बाग को सिपाहियों ने घेर लिया। बात पूरी भी न होने पाई थी कि सामने महाराज आते हुए दिखाई पड़े। देखते ही देखते सबकी सब उठ खड़ी हुई। चंद्रकांता ने बढ़कर पिता के आगे सिर झुकाया और कहा, इस समय आपके एकाएक आने। इतना कहकर चुप हो रही। जयसिंह ने कहा, कुछ नहीं, तुम्हें देखने को जी चाहा इसलिए चले आए। अब तुम भी महल में जाओ, यहाँ क्यों बैठी हो? ओहस पड़ती है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहकर महल की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता, चपला और चंपा भी महाराज के पीछे पीछे महल में गई। जयसिंह अपने कमरे में आए और मन में बहुत शर्मिंदा होकर कहने लगे, देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह झूठ मूठ बदनाम करता है। ना मालूम इस नालायक के जी में क्या समाई है। बेधड़क उस बेचारी को ऐब लगा लिया। अगर लड़की सुनेगी तो क्या कहेगी? ऐसे शैतान का तो मुंह ना देखना चाहिए, बल्कि सजा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसे कमीनापन ना करेगी। इस सोच हरि सिंह नाम के एक चौकीदार को हुक्म दिया कि बहुत जल्द क्रूर सिंह को हाजिर करे। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ और पता लगाता हुआ बाग के पास पहुंचा, जहां वह बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा उठा कि महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कर रहे हैं? उसने कहा, अभी महल से आए हैं और गुस्से से भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। ये सुनते ही क्रूर सिंह की नानी मर गई। डरता कांपता हरि सिंह महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे क्रूर, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करना और हमारी इज्जत में बट्टा लगाना, यही तेरा काम है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने जी में क्या कहते होंगे? नालायक गधा, पाजी, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र है? मारे गुस्से के महाराज जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो रही थी। यह कैफियत देख क्रूर सिंह की तो जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझको तो ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, जो आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। ये सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ नाजिम को। थोड़ी देर में नाजिम ही हाजिर किया गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज नहीं निकलती थी। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों बे, तूने कैसी खबर पहुंचाई?
उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता होगा। जीने से ना उम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त ना हो सका। हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने पर ही छोड़ देता हूँ। आगे फिर कभी ऐसा होगा तो सिर उतार लिया जाएगा। क्रूर, तू वजीर होने लायक नहीं है। अब क्या था, लगे 2 तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों को चिल्लाने से महल गूंज उठा, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों पर कोड़े पड़ चुके तो उनके महल के बाहर निकलवा दिया गया और महाराज आराम करने चले गए। मगर मारे गुस्से के रात भर उन्हें नींद नहीं आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर नाजिम से कहने लगा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। कल दीवान होंगे ये उम्मीद भी ना रही। मार खाई उसकी तकलीफ में मैं ही जानता हूँ। ये तेरी ही बदौलत हुआ है। नाजिम कहता था, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझको क्या काम था। जहन्नुम में जाती चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी थी जो जूते खाता। ये दोनों आपस में यूं ही पहरों झगड़ते रहे। अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर लानत है, अगर इतनी सजा पाने पर भी वीरेंद्र को गिरफ्तार न किया। नाजिम ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज महल में आया करेगा, क्योंकि इसी राह से वह अपना डेरा सरहद पार ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं पड़ता। कहीं फिर मैं देखूं और खबर करने पर वह दोबारा निकल जाए तो अब की जरूर ही जान से मारा जाऊंगा। क्रूर सिंह, तब तो कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए जिससे जान भी बचे और वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से महाराज जयसिंह महल में भी देख लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित जगन्नाथ नामी ज्योतिषी हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फला आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है या कैसे पकड़ा जाएगा, वह फौरन बतला देते हैं। उनको अगर मिलाया जाए और वे यहाँ आकर कुछ दिन रहकर तुम्हारी मदद करें तो सब काम ठीक हो जाएंगे। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो हम तुम चले और जिस तरह बन पड़े उन्हें ले आए। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध लिए। 2 तेज घोड़े मंगवा नाजिम के साथ सवार हो उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया और घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना कि क्रूर सिंह बहुत बीमार है। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछें तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद, तुम कहाँ थे अब तक। नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट कर आया हूँ। ये बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है। सभी ने उसको पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊंगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुंचता हूँ। ये कह वहां से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरेंद्र सिंह से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया। सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर धूल डाले, रोते पीते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचा। इनकी हालत देखकर सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है और क्या कहता है। तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है
महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा ना करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय रे, मैं बिल्कुल लुट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रसवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की दुहाई। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल यानी कि तेज सिंह, दुहाई महाराज की, ये भी उन्हीं की तरफ मिल बैठ गया, झूठ बोलता है, मुसलमान सब उसके दोस्त हैं। दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए हैं। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ के किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौबदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए ना बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पीटने के पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया बयां के बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद के बाहर हो जाएं। उसका मकान लूट लिया जाए। उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दे दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता। कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हक तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपए डकार जाते, है ना? इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपए आगे रखवा दिया और कहा, ले ले जा भाई। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है। महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतना तो मेरी जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखे कितना उठाता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपये उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी कुछ रुपए भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने और कहने लगे, आदमी नहीं भैया, ये राक्षस है। महाराज के हुक्म की तामील की गई। घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, ये तो बताओ कि लाए कहाँ से? उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह, मगर शर्त यह है कि उससे कम ना हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह, तो इस वक्त कहाँ से लाए? तेज सिंह, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊंगा। देखूं शैतान का बच्चा वहां क्या बंदोबस्त कर रहा है। आगे का भाग सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।